हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे अपने अकाउंटेंसी का थर्ड बुक। वॉल्यूम फर्स्ट और सेकंड आपने पढ़ लिया है। थर्ड अब लास्ट हमारी बुक चल रही है और इसमें पहला चैप्टर हमारा पूरा का पूरा थ्योरी ही है। और ये जो थर्ड बुक हमारी ये क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो इसमें पहला चैप्टर ही जो दिया है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर दिया गया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी के बारे में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में आप पहले से ही जानते हैं, 11th में भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा है क्या होता है, लेकिन वहां पे आपने सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए पढ़ा कि क्या क्या होता है, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट। यहाँ हमें कंपनी के बारे में पढ़ना और उसके जितने भी आइटम्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करना है। तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे क्योंकि पूरी चैप्टर में ही थ्योरी है, तो एक साथ पूरा पढ़ेंगे तो भी जो है बाउंस होने लगेगा। तो एक एक करके हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला पॉइंट। यहाँ पे चैप्टर का नाम लिख ही दिया है। पहला चैप्टर आपका क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। अब जब चैप्टर स्टार्ट हुआ है तो पहले तो उसकी मीनिंग हमें पढ़नी पड़ेगी। तो अगर हम मीनिंग देखें कि इसकी मीनिंग क्या होती है, तो व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारा क्या है, आर समराइज्ड, क्या है, समराइज्ड स्टेटमेंट्स of accounting data prepared by an enterprise at the end of an accounting process। ठीक है। अब देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारी क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर समराइज्ड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंटिंग डेटा। जो भी अकाउंटिंग डेटा है, जो पूरे साल भर में हमने अकाउंटिंग की है, उसका एक समराइज्ड इंफॉर्मेशन है, समराइज्ड रिकॉर्ड है, ठीक है, डेटा है, जो कि प्रिपेयर्ड कौन करता है, कोई भी इंटरप्राइज जो बिजनेस करता है उसको प्रिपेयर करना ही है। और कब प्रिपेयर करने, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। अब ये वर्ड ही अपने आप में बहुत मायने रखता है। अकाउंटिंग प्रोसेस के एंड में, जो एंड का अकाउंटिंग प्रोसेस है, इसका मतलब ये हमारा क्या है, एंड प्रोडक्ट है, यानी कि ईयर के एंड में जो प्रिपेयर होगा। और ये हमारा लास्ट स्टेप होता है जिसमें हम कंपनी के परफॉर्मेंस और पोजीशंस को डिटरमाइन कर लेते हैं, ठीक है। और ये ईयर के एंड में या अकाउंटिंग ईयर के एंड में प्रिपेयर होता है। अब हम बात करें कि इसमें पूरा जो सेट दिया है, क्या दिया है, सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया कहां पे है, वो दिया है कंपनीज एक्ट 2013 में, सेक्शन 240 में। क्या क्या सेट में क्या क्या दिया है, तो सेट में पहली चीज क्या दी है, बैलेंस शीट दी है। क्या दी है, बैलेंस शीट। दूसरा क्या दिया है हमको, दूसरा हमको दिया गया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तीसरा क्या दिया, नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स दिया। चौथा क्या दिया हमको, चौथा हमें दिया कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या दिया, कैश फ्लो स्टेटमेंट हमको मिला। अब देखिए बैलेंस शीट होता क्या है, तो बैलेंस शीट क्या है, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स, लायबिलिटीज एंड इक्विटी। अब ये स्टेटमेंट किस चीज का है, जिसमें हम एसेट्स को लिखते हैं, लाइबिलिटीज को लिखते हैं, इक्विटी, इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड। अब हम कंपनी के बारे में पढ़ रहे हैं तो कंपनी से रिलेटेड चीजें यूज करेंगे। हम ओनर्स कैपिटल नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पे ओनर नहीं, शेयर होल्डर्स होते हैं, तो शेयर होल्डर्स के फंड्स को लिखा जाता है। और किस लिए जो है हम इसको प्रिपेयर करते हैं, अपनी कंपनी के पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए। अगला जो स्टेटमेंट होता है वो हमारा है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, इसमें हम जितने भी हमारे बिजनेस के एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स, गेन्स, ये सारी चीजें हम इसमें
रिकॉर्ड करते हैं और इसके थ्रू हम अपने बिजनेस का परफॉर्मेंस क्या फाइंड करते हैं, परफॉर्मेंस डिटरमाइन करते हैं एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर कि हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट यानी हमारी कंपनी ने कितना प्रॉफिट अर्न किया, कितना लॉस हुआ, वो हमें इस स्टेटमेंट के थ्रू जो है मिलता है। और इसको हम एक स्टेटमेंट और बोलते हैं, इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इनकम स्टेटमेंट। नेक्स्ट आता है नोट्स टू अकाउंट। काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, हमारा स्टेटमेंट तो कोई नहीं, लेकिन नोट्स टू अकाउंट एक अटैचमेंट होता है जो हमारे बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस के साथ लगता है और काफी इंपॉर्टेंट रोल जो है इसका होता है। अब इसका रोल क्यों होता है, क्योंकि इसमें जितने भी डिटेल्स हैं, ठीक है, क्या है, डिटेल्स ऑफ आइटम्स। अब आइटम्स कौन से, जो कि हमारे बैलेंस शीट के आइटम है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस है, क्योंकि इसमें जो हम लिखते हैं इसमें एग्रीगेट अमाउंट लिखा जाता है बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में, उनका डिटेल यहाँ पे मिलता है नोट्स टू अकाउंट में, ठीक है। जो भी बैलेंस शीट, जैसे मान लीजिए कि शेयर कैपिटल है, तो शेयर कैपिटल आप कहाँ पे लिखोगे, आप शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में लिख दोगे, लेकिन अब उसमें से कितना इक्विटी शेयर है, कितना प्रीफरेंस शेयर है, कितना री इशू किया गया है, कितना फॉरफिटेड है, ये सारे इंफॉर्मेशन आपको कहां पे मिलेंगे, नोट्स टू अकाउंट में ही मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3rd में दिया है कैश फ्लो स्टेटमेंट कि कैसे प्रिपेयर और क्या होता है ये। हम इसको प्रिपेयर करते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को डिटरमाइन करने के लिए। क्या करने के लिए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को डिटरमाइन करने के लिए इसको प्रिपेयर करते हैं कि कितना कैश इनफ्लो हुआ, कैश का इनफ्लो मतलब कितना पैसा आया, कैश का आउटफ्लो क्या है उसको डिटरमाइन करने के लिए अलग अलग हमारे पास एक्टिविटीज होती हैं हमारे बिजनेस में। एक ऑपरेटिंग होता है, एक इन्वेस्टिंग होता है, फिर एक हमारे पास होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो इन अलग अलग एक्टिविटीज में जो हमारे बिजनेस की एक्टिविटी है उसमें अलग अलग डिफरेंट एक्टिविटीज में किसमें कैश का इनफ्लो है, किसमें आउटफ्लो है, कितना इनफ्लो कितना आउटफ्लो, वो हमें डिटरमाइन करने के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना पड़ता है, ठीक है। अब इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम इसके कुछ नेचर और फीचर की भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम किसकी बात करें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, किसकी बात करें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें फीचर की, तो फीचर इसका क्या होता है, ये जो रिलेटेड होता है, ठीक है, दे रिलेट टू पास्ट पीरियड एंड दस आर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट। ये कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं, हमारे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट होते हैं जो पास्ट में हमारे जो है पास्ट पीरियड में जो भी रिलेटेड आइटम्स थे या ट्रांजेक्शन्स थे उनको हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। तो हमारे ये हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा है, इसको हम किस टर्म में शो करते हैं, मनी के टर्म में जो है इसको रिप्रेजेंट करते हैं, मॉनेटरी टर्म में ही इसको दिखाया जाता है, ठीक है। दे शोज फाइनेंशियल पोजीशन, क्या दिखाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाते हैं जिसके लिए हमें प्रिपेयर करना पड़ता है बैलेंस शीट, और हमारे जो है परफॉर्मेंस को दिखाते हैं, परफॉर्मेंस को, और परफॉर्मेंस के लिए प्रिपेयर हमें क्या करना पड़ता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये तो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात हो गई जिसमें सारी चीजें आती हैं। अब अगर हम बात कर लें किसकी, पर्टिकुलरली बैलेंस शीट की, कि बैलेंस शीट का फीचर क्या है, तो बैलेंस शीट में सबसे पहली चीज तो यही है कि ये हमारा एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, किस पे, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे ये प्रिपेयर होता है। जैसे हम लिखते नहीं एज ऑन, या फिर हम लिखते हैं एज एट, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि उसी दिन जिस जो डेट, जैसे यहाँ पे 31 मार्च डाला, तो 31 मार्च को जो भी चीजें हमारे पास डेटा अवेलेबल है पर हमारे एसेट्स, लायबिलिटी और इक्विटी के बारे में, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। यानी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम या हमका एक स्पेसिफिक डेट का दिखाता है इंफॉर्मेशन, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरी चीज इसमें हम दिखाते क्या क्या है, एसेट्स दिखाते हैं, लायबिलिटीज दिखाते हैं, इक्विटी दिखाते हैं, इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर्स फंड से है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं,
इसमें हम जो भी हमारे एसेट्स, लायबिलिटीज या इक्विटी है उसके बैलेंसेस को हम यहाँ पे लेते हैं इसको प्रिपेयर करने के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें किसकी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस की, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस पूरे ईयर के लिए प्रिपेयर होता है फॉर द ईयर एंडेड। जैसे आपको दिया होता है 31 मार्च दे दिया, यानी कि ये 31 मार्च मान लीजिए 2019 दे दिया, तो अब ये जिसका ईयर 31 मार्च 2019 को एंड हो रहा है उस पूरे ईयर का, ये होल ईयर के बारे में इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है और उसके पूरे रिकॉर्ड्स को यहाँ पे लिखा जाता है। ठीक है, अब इसमें भी हमारे पास्ट पीरियड के ही जो है आइटम्स होते हैं जो कि हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उन्हीं को रिकॉर्ड करते हैं, उन्हीं के बेसिस पे होता है। इट इज फॉर अ स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड, ये किसके लिए होता है, स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड के लिए प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, अब अगर हम नेचर की बात करें, किसकी बात कर ले, नेचर की, तो नेचर में ध्यान रखिएगा सबसे पहले यहाँ पे रिकॉर्डेड फैक्ट्स है। क्या है, रिकॉर्डेड फैक्ट्स। रिकॉर्डेड फैक्ट्स का मतलब हम उन्हीं ट्रांजैक्शंस को यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, उन्हीं आइटम्स को रिकॉर्ड करते हैं जिनके बारे में फैक्ट्स अवेलेबल है, जिनके बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। जैसे कि अमाउंट ऑफ कैश इन हैंड, कि हमारे पास कैश कितना है, बैंक में कितना पैसा है, हमारे पास डेटर कितने हैं, हमारे क्रेडिटर कितने हैं, हमने कितना परचेज किया, उन्हीं सारी चीज़ों को यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, कॉन्वेंशंस, इसमें जो भी अकाउंटिंग के कॉन्वेंशंस होते हैं उन सारे कॉन्वेंशंस को भी यहाँ पे फॉलो किया जाता है। दूसरे नंबर पे हमारा कॉन्वेंशंस आता है, अकाउंटिंग कॉन्वेंशंस के बेसिस पे ही प्रिपेयर होता है। फिर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की बात करें थर्ड नंबर पे, कॉन्सेप्ट्स जो हमारे अकाउंटिंग के होते हैं, प्रिंसिपल्स वगैरह हैं, रूल्स हैं, हम उनको फॉलो करके इसे प्रिपेयर करते हैं। इसमें कोई भी पर्सनल जजमेंट नहीं होता है, हम किसी पर्सनल जजमेंट के बेसिस पे इसको रिकॉर्ड नहीं करते, इसमें कुछ भी हम नहीं लिख सकते, यानी हम विंडो ड्रेसिंग वगैरह नहीं करते हैं। ठीक है, वो किया जा सकता है, वो अलग की बात है कि विंडो ड्रेसिंग लोग कर लेते हैं, लेकिन एज अ रूल इसमें कोई भी पर्सनल जजमेंट के बेसिस पे कुछ रिकॉर्ड नहीं होना है। और सोर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है आर द सोर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सोर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये हमारे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का एक सोर्स होता है जिसके बेसिस पे हम कंक्लूजन निकालते हैं प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर के या फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर के। तो ये इसके नेचर है। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि इसमें कंटेंट क्या क्या है, क्या क्या इसमें आता है, हम बात किसकी कर लें, कंटेंट्स की। ठीक, तो कंटेंट्स में हमारे पास आता है सबसे पहले जो सेट इसका पूरा दिया, अ रिपोर्ट ऑफ या रिपोर्ट बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंटेनिंग। इसमें क्या क्या होता है, जो हमें पहला क्या होता है कंटेंट में, रिपोर्ट बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब कंटेनिंग का मतलब कि इसमें क्या क्या आगे होगा, तो रिपोर्ट होता है किसका, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, जिसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन होता है, रिपोर्ट्स इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 134 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 होता है। दूसरा डायरेक्टर्स की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो स्टेटमेंट है वो होगा। तीसरा रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस का होगा। चौथा आपका क्या होगा, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस होगा। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो क्या होगा, ऑडिटर्स रिपोर्ट होगा। क्या होगा, ऑडिटर्स रिपोर्ट, ऑडिटर्स रिपोर्ट टू द शेयर होल्डर। अब ऑडिटर का काम क्या होता है, ऑडिट करना, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी स्टेटमेंट बना है वो सही है या नहीं है उसके बारे में बताना उसका काम है। वो चेक करेगा ऑडिटर और उसके बारे में वो बताएगा कि जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराई गई, जो स्टेटमेंट प्रिपेयर है वो सही है या नहीं है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम क्या है कि उसको जो है एक एनुअल जनरल मीटिंग करना, उसमें जो है जो एनुअल रिपोर्ट्स बने हैं, जो हमारे जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हैं उसको अप्रूव करना। ठीक है, ये सारे काम उसके होते हैं। ठीक है, या जो है जो डिविडेंड वगैरह देना है उसको भी डिसाइड करना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम होता है। थर्ड नंबर पे आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपका क्या है, फाइनेंशियल
स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अभी आपने पढ़ा क्या क्या होता है। इसमें आपका बैलेंस शीट होगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होगा, फिर इसके बाद इसमें कैश फ्लो भी होगा, इसमें आपका नोट्स टू अकाउंट भी आएगा, ये सारी चीजें इसमें होती हैं। ठीक है, अब नोट्स टू अकाउंट को अलग से रखा गया है, तो चौथे नंबर पे हम उसको ले लेते हैं नोट्स टू अकाउंट को। अब नोट्स टू अकाउंट में क्या होता है, जो भी पॉलिसीज वगैरह होती हैं, क्या होती हैं, पॉलिसीज, उनको भी यहाँ पे दिया जाता है इसी में कि जो पॉलिसीज हैं वो कौन कौन सी पॉलिसी फॉलो हो रही है। डिटेल होता है लाइन आइटम ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में जो भी चीज़ें लिखी हैं, या फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में है, या फिर हम कहें कैश फ्लो में जो चीज़ें लिखी हैं, तो उसका अगर कुछ डिटेल है तो वो भी हमें नोट्स टू अकाउंट में मिल जाता है। हम आगे बढ़ेंगे और स्टार्ट करेंगे अपना पहला जो हमारा पॉइंट था बैलेंस शीट को। ये फॉर्मेट है, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक एक चीज़ के बारे में आपको बता दे रहा हूँ कि फॉर्मेट में क्या क्या है। ठीक है, तो फॉर्मेट में यहाँ पे देखिएगा, फॉर्मेट में जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है क्या है। सबसे पहले तो द फॉलोइंग ऑफ फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट as prescribed in part first of schedule third of the Companies Act 2013 is as follows। सबसे पहले तो नेम ऑफ कंपनी होगा, उसके बाद आपका यहाँ पे बैलेंस शीट एज ऑन लिखा होगा, ये आपका रुपीज है, रुपीज इन, किसमें रुपीज दिया हुआ है, ये आपका पर्टिकुलर्स का कॉलम है, कौन सा है, पर्टिकुलर्स का। फिर इसके बाद ये आपका नोट नंबर है, यहाँ पे आपका करंट ईयर का अमाउंट और ये प्रीवियस ईयर का अमाउंट होगा। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट होता है वो होता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। बैलेंस शीट आप लोगों ने बुक में देखी होगी, नहीं है तो बुक सामने रख लीजिए तो ज्यादा बेटर हो जाएगा। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, अब इक्विटी एंड लायबिलिटीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पॉइंट जो हमारा है इक्विटी, मैं यहाँ पे साइड में लिख दे रहा हूं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज दोनों में डिफरेंस है। इक्विटी का मतलब क्या होता है कि शेयर होल्डर्स का जो अपना पैसा है, फंड है, शेयर होल्डर्स फंड। लायबिलिटीज का मतलब होता है एक्सटर्नल लायबिलिटीज जो है, तो इसमें सबसे पहले हमारा आता है शेयर होल्डर्स फंड। क्या आता है, शेयर होल्डर्स फंड्स। इसके बाद शेयर होल्डर फंड में 3 चीजें आती हैं, यहां पे आपको दी भी गई हैं। एक तो ये आपका शेयर कैपिटल दिया है, क्या दिया है, शेयर कैपिटल। दूसरा आपको रिजर्व्स एंड सरप्लस दिया है, रिजर्व्स एंड सरप्लस दिया है। तीसरा आपको दिया है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। ठीक है, ये चीजें दी हैं, 3 चीजें इसमें आती हैं। क्या क्या आता है, पहले तो हमारा आता है शेयर कैपिटल, फिर इसके बाद दूसरा क्या आता है, यहां साइड में लिख दे रहे हैं जिससे अच्छे से क्लियर हो जाए, रिजर्व्स एंड सरप्लस। और तीसरे नंबर पे आता है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। ठीक, दूसरे नंबर पे हमारी दूसरे नंबर पे एक आता है हमारा जो है शेयर एप्लीकेशन मनी, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड पेंडिंग अलॉटमेंट। क्या आता है, पेंडिंग अलॉटमेंट। ये लाइन आइटम बिटवीन क्या होता है, शेयर होल्डर फंड एंड नॉन करेंट लायबिलिटीज, नॉन करेंट लायबिलिटीज होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब नॉन करेंट लायबिलिटीज में हमारे पास क्या क्या आता है, सबसे पहले तो हमारे पास आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। क्या आता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग आता है। फिर इसके बाद क्या आता है, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। इसके बारे में, सबके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज नेट। फिर इसके बाद आता है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, और फिर लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ये हमारे इसमें आते हैं। ठीक है, अब ये 4 चीजें हमारी किस में है, नॉन करेंट लायबिलिटीज में है। फिर करंट लायबिलिटीज में क्या है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, ट्रेड पेबल्स है, अदर करंट लायबिलिटीज है, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस है, ये आता है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो सेकंड नंबर पे हमारा स्टार्ट हो जाता है एसेट्स। ये क्या स्टार्ट हो गया, हमारा एसेट्स स्टार्ट हुआ। ठीक है,
क्या स्टार्ट हो रहा है, एसेट्स। एसेट्स में दो एसेट्स होते हैं, एक हमारा होता है नॉन करेंट एसेट्स, ये सारी चीजें आप पहले से पढ़ चुके हो, बस एक बार उसको रिवाइज करना है। और दूसरा आता है करंट एसेट्स। क्या आता है, करंट एसेट्स। तो अब फर्स्ट अगर हमारा जो ये नॉन करंट एसेट्स है, इसमें क्या क्या आता है, तो सबसे पहले आता है फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में टेंजिबल एसेट्स है, इनटेंजिबल एसेट्स है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट है, फिर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, फिर डिफर्ड टैक्स एसेट्स नेट, फिर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस जो हमने लिया होगा, अदर नॉन करेंट एसेट्स। फिर करेंट एसेट्स में करेंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करेंट एसेट्स। ये इतनी चीजें हमारे इसमें बैलेंस शीट में आती हैं। ये पूरी बैलेंस शीट है। अब इसके बाद एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन में आपसे पूछता क्या है, इसमें आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द मेन हेड। क्या पूछेगा, मेन हेड एंड सब हेड। आपसे कोई एक पॉइंट दे देगा, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया कि क्रेडिटर। अब क्रेडिटर का आप बताओ कि मेन हेड क्या होगा और सब हेड क्या होगा। तो क्रेडिटर का जो सब हेड होगा वो होगा आपका ट्रेड पेबल। ऐसे पूछेगा, एक एक चीज इसीलिए पढ़नी है हमें। ट्रेड पेबल। मेन हेड क्या होता है, मेन हेड में आपका आ जाता है ये करंट एसेट्स, या फिर नॉन करंट एसेट्स भी हो जाता है कभी कभी ट्रेड पेबल, तो वो आपको इन्फॉर्मेशन दिया होगा। तो ये इस टाइप के कुछ इन्फॉर्मेशन होंगे या क्वेश्चन आपको क्वेश्चन में पूछा होगा, और ये 4 मार्क्स के मिनिमम आते ही आते हैं। दूसरी चीज इसका बेनिफिट क्या है कि अगर आपने इसको बैलेंस शीट को एक बार पढ़ा है, अच्छे से पढ़ लिया है, तो आगे जो आपको क्वेश्चन करना है वो काफ़ी आसान हो जाता है। जैसे बैलेंस शीट भी पढ़ा, आगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस है उसको भी पढ़ेंगे आप, तो काफ़ी जो है आसान हो जाएगा। आसान होने का मतलब ये कि इसके बारे में आपको चीज़ें पता है, तो जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनोगे तो हर एक एक्टिविटी के बारे में आप आसानी से आइडेंटिफाई कर पाओगे। अकाउंटिंग रेशियोज के क्वेश्चन करोगे तो अकाउंटिंग रेशियो में कौन सी चीज़ें कहाँ आती हैं, कौन सा फॉर्मूला लगाना, उसमें क्या क्या आएगा, वो सारी चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो अब हम एक एक आइटम को पढ़ेंगे। तो आज सबसे पहले कंटेंट्स ऑफ बैलेंस शीट लेके चलते हैं। कंटेंट्स ऑफ बैलेंस शीट। अब कंटेंट्स ऑफ बैलेंस शीट में आज हम पूरा पार्ट एक ही क्लास में नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। और हम आज सिर्फ डिस्कस किसके बारे में करने वाले हैं, इसमें शेयर होल्डर्स फंड तक ही डिस्कस करेंगे। आगे की क्लास जो होगी उसमें हम बाकी डिस्कस करेंगे। तो कंटेंट में सबसे पहले अगर हम देखें तो फर्स्ट नंबर पे हमारे क्या आता है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। क्या आता है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ठीक, अब इन दोनों चीजों के बारे में बता दें कि इक्विटी क्या होता है। इक्विटी का मतलब होता है लायबिलिटी टूवर्ड्स शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स के लिए जो लायबिलिटी होती है उसको इक्विटी बोलते हैं, और जो कि लिखी किस में जाती है, शेयर होल्डर्स फंड में। ठीक है, लायबिलिटी का मतलब होता है एक्सटर्नल लायबिलिटीज। एक्सटर्नल मतलब कि वो किसी अपने के लिए नहीं है, बाहर का कोई है जिसके लिए लायबिलिटी है। तो अब इक्विटी एंड लायबिलिटीज में जो पहला पॉइंट आता है वो हमारा आता है शेयर होल्डर्स फंड। और इसके बारे में आपको पता भी होगा क्योंकि आपने शेयर कैपिटल पढ़ा, डिबेंचर पढ़ा, तो उसमें ये सारी चीजें आ ही रही थी। तो शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड में 3 चीजें आती हैं। एक आता है आपका शेयर कैपिटल। क्या आता है, शेयर कैपिटल। दूसरा आपका आता है रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस। और तीसरा आता है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। ठीक है, ये 3 चीजें आती हैं। तो सबसे पहले हम शेयर कैपिटल की ही बात कर लें। तो शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है, शेयर कैपिटल मींस shares issued by the company for subscription and amount received against the issue of shares। शेयर्स को इशू करके जो फंड रेज होता है उसे हम क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, अब जो हमारी कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 में दिया गया है
उसमें हमें 3 चीजें दिखानी कंपलसरी होती हैं शेयर कैपिटल के अंडर में। क्या क्या दिखाना होता है? सबसे पहली चीज तो दिखानी होती है ऑथराइज्ड कैपिटल। अब ऑथराइज्ड कैपिटल क्या है? इसको हम रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं, रजिस्टर्ड कैपिटल। इसको हम नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं। तो अब इसी से समझ में आ गया होगा कि ऑथराइज्ड कैपिटल क्या है, ठीक है। जो जबकि सेक्शन 2(8) में दिया गया ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ऑथराइज्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल मींस सच कैपिटल एज इज ऑथराइज्ड बाय द मेमोरेंडम ऑफ अ कंपनी। जो कि मेमोरेंडम ऑफ अ कंपनी में ऑथराइज्ड है, उसको हम बोलते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। या फिर हम एक एग्जांपल लें, जैसे मान लीजिए हमें एक बिजनेस करना है। अब बिजनेस करने के लिए तो ऐसा है नहीं कि सुबह हम सामान खरीद के लाए, शाम को बेचे, फिर शाम को खरीद के लेके आए, फिर सुबह खरीद के लेके, बार बार तो करते नहीं। हम पूरा गुड्स मान लीजिए 10 लाख रुपए का खरीद रहे हैं टोटल सेल करने के लिए, और हम चाह रहे हैं कि हमें 1 महीने बाद ही फिर खरीदने जाना पड़े। तो ये पूरा क्या है हमारा, हम बोल सकते हैं कि इतना हमें सेल करना है, तो ये हमारा क्या है, ऑथराइज्ड कैपिटल। अब दुकान हमारी बड़ी है नहीं, सारा का सारा गोडाउन में रखा, इसमें से हमने ले जा करके 5 लाख रुपए का सामान दुकान में रख दिया, तो ये क्या कर दिया हमने, इशू कर दिया। इसको बोलते हैं इशूड कैपिटल, है ना। इशू कर दिया, किस लिए इशू किया, फॉर सब्सक्रिप्शन, यानी सेल करने के लिए। तो इसका अगला पार्ट जो होता है वो होता है हमारा इशूड कैपिटल शेयर का, जिसे कंपनी ने इशू कर दिया है जो है पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए। अब ये 5 लाख रुपीस का दुकान में रखा, इसमें से 3 लाख रुपीस का बिक गया, इसको बोलते हैं सब्सक्राइब्ड, यानी सब्सक्राइब्ड कैपिटल। इशूड कैपिटल का वो पार्ट जो कि पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिया है, ठीक। अब एक चीज ध्यान देना कि ये जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है, इसके 2 पार्ट होते हैं। क्या क्या होता है? पहला होता है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, इसका मतलब क्या है कि कंपनी ने फुल्ली कॉल किया हो, फुल्ली कॉल्ड, एंड पब्लिक ने क्या किया हो, फुल्ली पे किया हो, पूरा पे कर दिया हो, ठीक। इसमें और क्या आता है, इंक्लूडिंग री इशूड शेयर्स। जो शेयर री इशू किए गए हैं वो भी इसी में इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है, फॉरफिट करने के बाद जिनको री इशू किया। तो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप का मतलब कि कंपनी ने पूरा पैसा मांगा हो, पब्लिक ने पूरा पैसा दिया हो। दूसरा इसमें क्या आता है, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, ये किस में आता है, इसका मतलब कि कंपनी ने या तो पूरा पैसा मांगा नहीं और पब्लिक ने या तो पूरा पैसा दिया नहीं। इसमें हम फॉरफिटेड शेयर्स को नहीं रखते हैं, फॉरफिटेड शेयर नहीं आता। अगर शेयर्स को फॉरफिट करके री इशू कर दिया तब तो फुल्ली पेड अप में आएगा, लेकिन अगर फॉरफिट करने के बाद हमने उसको री इशू नहीं किया तो फॉरफिटेड शेयर्स जो होंगे हमारे, फॉरफिटेड शेयर्स का जो क्रेडिट बैलेंस होगा, अगर हमारे पास सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप शेयर है, मान लीजिए 1000 शेयर हमारे पास ऐसा है जो 10 रुपए का था, 10 ईच कॉल्ड अप मांगा था, तो ये कितने का हो गया, 10,000 का, लेस इनसे कॉल इन एरियर हो गया, 2 रुपीज पर शेयर नहीं मिला, तो 1000 इंटू 2 2000 हो गया, 8000 हो गया। तो ये जो क्रेडिट बैलेंस है वो यहां पे आके ऐड हो जाएगा, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट क्रेडिट बैलेंस। कौन से शेयर का, फॉरफिटेड बट नॉट री इशूड। फॉरफिट कर लिया लेकिन इनको री इशू नहीं किया, उनका क्रेडिट बैलेंस हम यहाँ पे जोड़ लेते हैं। तो ये हमारे जो है इसका पार्ट हो गया सब्सक्राइब कैपिटल का, ठीक है। अब इसके बाद बात करेंगे किसकी, बी पॉइंट की, रिजर्व्स एंड सरप्लस की। किसकी बात करेंगे, रिजर्व्स एंड सरप्लस की। तो अभी तक आपने देखा कि आप इसमें क्या लिखते थे, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व लिख देते थे। 2 ही चीजें आपने अभी तक पढ़ी हैं कि इसमें क्या क्या आएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व और आपका कैपिटल रिजर्व। ये 2 चीजें आपने पहले से पढ़ रखी हैं कि 2 चीजें किस में आती हैं, रिजर्व्स एंड सरप्लस में आती हैं।
अब रिजर्व्स एंड सरप्लस है क्या? पहले तो रिजर्व का मतलब समझो। रिजर्व का मतलब होता है अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, जो पैसा प्रॉफिट से निकाल के रखा गया है फ्यूचर किसी पर्पस में यूज करने के लिए या फ्यूचर की कॉन्टीजेंसीज के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं? रिजर्व। सरप्लस क्या है? जो हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस के बैलेंस को हम क्या बोलते हैं? सरप्लस बोलते हैं, ठीक है। सरप्लस हमारा क्या है? बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, जिसको अभी तक एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है। अब इसमें क्या क्या आता है रिजर्व एंड सरप्लस में? तो कैपिटल रिजर्व आपने देख ही लिया, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व आपको पहले से पता ही था। एक इसमें आता है आपका कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व आता है। एक इसमें आता है आपका डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व आता है। इसमें आपका रीवैल्यूएशन रिजर्व भी आता है, रीवैल्यूएशन रिजर्व आता है। इसमें आपका डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व आता है। शेयर ऑप्शंस आउटस्टैंडिंग अकाउंट आता है, ठीक है। इसके बाद अदर रिजर्व्स, अदर कोई रिजर्व है यानी जिसके सामने रिजर्व लगा है वो सारा रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा। दूसरा आपका क्या आता है? सरप्लस, दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आएगा। तो ये आपका किस में आएगा? रिजर्व्स एंड सरप्लस में आएगा। अब एक चीज ध्यान रखना कि ये जो सरप्लस है दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। अगर हमारे पास प्रॉफिट है तो पॉजिटिव, और अगर कोई निगेटिव अमाउंट बैलेंस शीट में आता है तो उसे हम किस में लिख देते हैं? बैलेंस शीट में लिख देते हैं, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब सी पॉइंट हमारा क्या है? सी पॉइंट में हम क्या लिखते हैं? मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। अब ये मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट होता क्या है? तो मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट क्या है? आर द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विच गिव द होल्डर राइट टू एक्वायर इक्विटी शेयर। जो होल्डर उसके होते हैं उनको ये राइट देता है कि वो क्या कर सकते हैं? इक्विटी शेयर क्या कर सकते हैं? इक्विटी शेयर एक्वायर कर सकते हैं, एक्वायर एट स्पेसिफाइड डेट, स्पेसिफाइड डेट एंड रेट, दोनों साथ में बोल दिया कि जिनके पास ये मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट जो है एक इंस्ट्रूमेंट हमारा होता है, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, जो इसके होल्डर होते हैं उनको ये राइट होता है वो एक स्पेसिफाइड डेट पे और स्पेसिफाइड रेट पे इक्विटी शेयर एक्वायर कर सकते हैं, यानी जिसका रेट पहले से ही प्री डिटरमाइंड होगा। किसी ये नहीं कि हाँ तब मार्केट चेंज हो गया तो वैल्यू बढ़ गई तो उस वैल्यू पे मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। पहले से ही प्री डिटरमाइंड होगा इसका रेट और उसी रेट पे उनको शेयर दे दिया जाएगा, ठीक है, उनको शेयर एक्वायर करने का राइट होगा। तो ये हमारा होता है पहला पॉइंट, शेयर होल्डर्स फंड कंप्लीट। अब अगली क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो हमारा क्या होगा? आगे का पॉइंट जो हमारी लाइबिलिटीज में आता है, जैसे मनी जो हमारा शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग अलॉटमेंट है, नॉन करेंट लाइबिलिटी है, करेंट लाइबिलिटी है। उसके बाद अगली क्लास फिर एक होगी, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।